हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही है आप लोगों की ना? लाइफ में एंजॉय कर रहे हो बेटा? कोई टेंशन तो नहीं है बेटा? ठीक है बेटा, आप लोग कोई टेंशन मत लेना बेटा, ठीक है ना? क्योंकि टेंशन लेने से लाइफ में कभी कुछ नहीं होता है। लाइफ में एंजॉय करो, अच्छे रास्ते पे चलो, अपनी एटीट्यूड, अपना कैरेक्टर, हर चीज़ एकदम उम्दा रखो, ऑटोमेटिक लाइफ खुद ब खुद सही हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बेटा। तो आज देखो बच्चों, हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में बेटा अभी तक हमने 3 लेक्चर बनाया। ठीक है, जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देखते होंगे उनको हर बातें समझ में आता जाता होगा, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से ना देख के बीच में से कोई वीडियो देखते होंगे तो उनको थोड़ी बहुत तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। हाँ, फिर भी जो चीज़ें आती जाएगी यूज मैं बगल में बताता रहूँगा कि देखो भैया ये मैं बताया था, लेकिन फिर भी जो मतलब क्या बोलते हैं हिसाब से जितना डीप नॉलेज जो स्टार्टिंग से पढ़ा है उसके पास होगा, उस बीच वाले को थोड़ा दिक्कत हो सकता है बेटा। खैर, मैं तो चाहूँगा कि दिक्कत ना हो, लेकिन मैं हमेशा यही बात कहूँगा कि आप अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ बहुत प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है बेटा? बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं वेब ऑप्टिक्स, और वेब ऑप्टिक्स में बेटा मैं 4 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं बेटा पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की तरंग प्रकृति, और दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण, जिसमें लेक्चर नंबर मेरा ये 4th है। इसके पहले 3 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने, ठीक है ना, वाई नेट कैसे निकालेंगे, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ये मैं आपको बताया, मैं नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे ये बताया, पिछले वाले अभी, ठीक है, टॉपिक में मैं बताया कि नेट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे वो बताया। ये भी बताया था कि इंटेंसिटी का लेना देना ब्राइटनेस से है, यानी कि कौन से स्थान पे वेव मिलने के बाद ज़्यादा चमकीला दिख रहा है और कौन से स्थान पे चमकीला नहीं दिख रहा है, इससे है। जहाँ ज़्यादा ब्राइट होगा इसका मतलब वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जहाँ कम ब्राइट होगा वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग बेटा देखेंगे कि इंटरफेरेंस की जो घटना होती है वो कितने प्रकार का होगा। बच्चों बात समझ में आया? यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो बच्चों इंटरफेरेंस 2 वर्गों में बांटा गया है। एक बेटा आपका है समपोषी व्यतिकरण और दूसरा है हमारा डिस्ट्रैक्टिव व्यतिकरण। बात समझ में आया? तो मैं हेडिंग लगा दे रहा हूं, समपोषी और उसके बाद डिस्ट्रैक्टिव, ठीक है ना। और दोनों को बेटा मैं एक एक करके, ठीक है ना, एक्सप्लेन करता रहूंगा और समझाता रहूंगा। बात समझ में आ रहा? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेडिंग लिख रहा हूं, देखो, ठीक है। तो देखो बच्चों, ठीक है, मैंने हेडिंग लगा दिया बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण के प्रकार, ठीक है, यानी कि व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं हमको ये बताना है। तो देखो बच्चों, मैं पहले भी बताया कि व्यतिकरण कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार का, ठीक है। एक बताओ क्या होगा मेरा? एक होगा बेटा समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। दूसरा मेरा होगा क्या? विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अब बात यह बेटा समपोषी व्यतिकरण का इंग्लिश क्या होगा बताओ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और विनाशी व्यतिकरण का इंग्लिश होगा डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रहा है? तो हम देखेंगे बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। हम ये दोनों, ठीक है ना, इंटरफेरेंस का व्याख्या एक एक साथ करेंगे और पॉइंट वाइज करेंगे। जैसे इसका पहला पॉइंट बताऊंगा तो इसका भी पहला पॉइंट बताऊंगा और इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते चलूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग बेटा क्या है कि अंतर कर करके पढ़ेंगे, यानी कि पहला अंतर, फिर दूसरा अंतर, फिर तीसरा अंतर, जितने भी अंतर पॉसिबल है, जितने भी अंतर मतलब मेरे माइंड में है वो सारा अंतर मैं बताऊंगा। बात समझ में आया? तो जल्दी से आओ बेटा देखते हैं। सबसे पहला अंतर देखते हैं, फर्स्ट अंतर, ठीक है, यानी कि इसका पहला पॉइंट देखते हैं और इसका भी पहला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो पहले फिलहाल इसका पहला पॉइंट देखते हैं, ऑटोमेटिक इसका पहला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा देखो बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां बनता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा वहां बनता है जहां पर सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त हो। जैसे मैं बताया था कि एक S1 से वेव चला, एक S2 से वेव चला, वेव चलने के बाद आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद कहीं ब्राइट फ्रिंज मिलता है, कहीं डार्क फ्रिंज मिलता है। तो जहां सबसे ज़्यादा ब्राइट मिलेगा वहां इंटेंसिटी 100% ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा। तो वो जो है बेटा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, यानी कि सबसे ब्राइट फ्रिंज वाला।
और जहां बेटा डार्क फ्रिंज मिलता है, जहां इंटेंसिटी मिनिमम होती है, वो क्या होता है हमारा, बताओ, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या बात समझ में आया? तो पहला पॉइंट बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, बताओ, यहां बताओ, इंटेंसिटी, इसमें क्या होगा बताओ, इंटेंसिटी क्या होगा बताओ, मैक्सिमम, मैक्सिमम। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी बताओ क्या होगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो होगा बेटा ये क्या होगा बताओ, मिनिमम, मिनिमम। यानी कि यहां तीव्रता अधिकतम और यहां जो तीव्रता होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा तीव्रता। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, आओ दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की। आप खैर मतलब ये पॉइंट बच्चों अच्छे से लिख लीजिएगा, आप पूरा बात लिख लीजिएगा कि जिस पॉइंट पर, ठीक है ना, इंटरफेरेंस के पश्चात, या बोलूं तो दो वेव के मिलने से जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मतलब तीव्रता अधिकतम होती है, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और इसका विपरीत क्या लिखोगे कि दो या दो से अधिक वेव के मिलने से, अरे भाई दो से अधिक भी हो सकते हैं, खैर मैं जनरली दो ही वेव ले रहा हूं, हर एक बुक लेगा, ठीक है। यहां बोलेंगे दो या दो से अधिक वेव के मिलने से जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी न्यूनतम हो, कम हो, वहां पे डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। बात समझ में आया बच्चों? अच्छा, तो ये आप पूरा मतलब एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख लोगे, मैं तो शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, चीजें काफी ज्यादा है। ठीक है, आओ बात करते हैं दूसरा, एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड, अब बच्चों देखो, अभी मैं पिछले लेक्चर में आपको फार्मूला बताया था कि I इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना, रो वी एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, याद करो ऐसा फार्मूला बताया था मैं आपको। तो बताओ यहां पूरी चीज तो कांस्टेंट था, ये पूरी चीज कांस्टेंट था, तो बताओ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर, और इंटेंसिटी बताओ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 100% है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये बोल देंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट में बोलेंगे बच्चों हम लोग, सेकंड पॉइंट में कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा बताओ, मैक्सिमम। किसमें बताओ? कंस्ट्रक्टिव में। ठीक है, अच्छा इसमें भी सेकंड पॉइंट क्या होगा बताओ, जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड। अब चूंकि बेटा इंटेंसिटी मिनिमम है तो उसी फार्मूले से जो कुछ देर पहले लिखा था, बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ, मिनिमम, मिनिमम। अरे बोलो बेटा, ठीक है, अच्छा मिनिमम होगा। अब बात आया तीसरी पॉइंट की, ठीक है ना, आओ तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की, ठीक है, तीसरे पॉइंट की, या एक काम करते हैं, बोलो क्या, ठीक है ना, चलो तीसरा पॉइंट की बात कर ही लेते हैं। तीसरा पॉइंट बात करने के बाद जो है हम लोग ये जो इंटेंसिटी है ना और ये जो एम्पलीट्यूड है इनका कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का, किसमें? कंस्ट्रक्टिव में। फिर उसके बाद हम लोग मिनिमम इंटेंसिटी का और मिनिमम एम्पलीट्यूड की गणना करेंगे, तो ये बाद में भी कर लेंगे, अभी फिलहाल पॉइंट वाइज हम लोग अंतर देख ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा? अब देखो बेटा, इसमें क्या होती है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव उस पॉइंट पे प्राप्त होता है जहां दोनों वेव सेम फेज में मिलती हैं। सेम फेज का मतलब बेटा क्या है बता रहा हूं, देखो ध्यान देना। देखो मान लो बेटा, देखो ये ऐसे ऐसे वेव चलता है, इसको क्या कहते हैं बताओ, स्ट्रिंग, और इसको क्या कहते हैं बताओ, गर्त। इसके बारे में पहले ही बताया, बोलो, स्ट्रिंग और गर्त। तो बेटा अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे पहला वाला, मान लो एक कोई पार्टिकल है यहां, पी पार्टिकल है, ध्यान देना, पी पार्टिकल है, तो ये पहला वाला वेव मैं बनाया और दूसरा वाला वेव आया, वो भी क्या बोलते हैं, पार्टिकल पी पर। देखो पार्टिकल पी पर कैसा है बताओ, स्ट्रिंग, और यहां ये पहला वेव है और ये दूसरा वेव है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है, ये पहला वेव है। देखो पहले वाले वेव, यहां मैं एक लाइन खींच दिया, लो एक लाइन खींच दिया इस जगह पे, अरे भाई पार्टिकल पी यहीं था तो पार्टिकल पी मान लो इस जगह पे था, तो पार्टिकल पी इस, ठीक है, एसएचएम करने लगेगा। तो इस पॉइंट पर पहले वाला वेव भी देखो यहां स्ट्रिंग के फॉर्म में है और दूसरा वाला वेव भी किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो बच्चों इस पॉइंट पर जो ये दोनों वेव है, यानी कि वेव फर्स्ट और वेव सेकंड, शायद यहां तक वीडियो में नहीं आ रहा, एक मिनट,
हाँ आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखो बेटा, पॉइंट पी पर पहला वाला वेव भी श्रिंग है और दूसरा वाला भी वेव श्रिंग के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे कला में है बताओ, समान कला में है, यानी कि सेम फेज में कहलाएंगे ये दोनों। बात समझ में आया? अच्छा इस पॉइंट पे देख लो, मान लो यहां कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहां कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया, लो भाई यहां पॉइंट नाम दे दिया Q, जैसे वहां पॉइंट P दे दिया वैसे यहां पॉइंट क्या दे दिया, एक मिनट, इस जगह जो पॉइंट है उसका नाम दे दिया Q। अब देखो, अब फिर यहां अगर मैं एक लाइन खींचूं तो एक Q वाले पॉइंट पे देखो, पहला वाला जो वेव है वो गर्त के फॉर्म में है और ये भी गर्त के फॉर्म में है। तो बताओ ये दोनों गर्त, इसका भी गर्त है और इसका भी गर्त है, तो बच्चों बताओ ये इतने समय किस फेज में है, सेम फेज में है। यानी किसी पॉइंट पर जब दोनों एक ही साथ श्रिंग या गर्त के फॉर्म में हो, या तो श्रिंग के फॉर्म में हो या तो गर्त के फॉर्म में हो, तो 100% है कि दोनों वेव सेम फेज में होंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी कि दोनों वेव का जो कला होगा वो क्या होगा बताओ, समान होगा। बोलो यार, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यानी कि या तो किसी पॉइंट पर दोनों वेव ट्रफ के फॉर्म में हो, ठीक है, या तो क्रेस्ट के फॉर्म में हो, तो 100% क्या है बताओ, दोनों वेव सेम फेज में होगा। लेकिन इसी की अपोजिट बात करूं, ध्यान देना, इसी का मान लो अपोजिट बात करूं मैं, पहला वाला वेव तो बेटा ऐसे है और दूसरा वाला वेव बेटा कुछ ऐसे हो जाए। बोलो भाई, अब यहां पे मान लीजिए आपका पॉइंट P था, यहां मैंने लिया बेटा एक सिधाई। अब बताओ पॉइंट P पे ये वेव सेकंड वेव है और ये फर्स्ट वेव है। पॉइंट P पे बताओ पहला वेव किस फॉर्म में है, श्रिंग, और दूसरा वेव किस फॉर्म में है, गर्त। तो 100% है कि पॉइंट P पर एक वेव तो श्रिंग के फॉर्म में है और एक वेव वहां पे गर्त के फॉर्म में है पॉइंट P पर। यानी जब दोनों वेव उस पॉइंट P पे पहुंचा तो पहला वाला वेव उसको उठाने का प्रयास कर रहा है, पॉइंट P को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, और दूसरा वाला वेव उसको नीचे खींचने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वो गर्त के फॉर्म में है। तो बताओ ऐसे जगह पे क्या दोनों सेम फेज में है कि अपोजिट फेज में है? इनको बोलेंगे ये अपोजिट फेज में है। बात समझ में बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमारा सेम फेज क्या है और अपोजिट फेज क्या है। बेटा सेम फेज का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि पहला देख, मान लो ये पहला वेव है और ये दूसरा वेव है, तो पहला वाला वेव किसी पॉइंट पे अगर उठ रहा है, पहला वाला वेव, ठीक है, तो ये दूसरा वाला वेव भी उस पॉइंट पे ऐसे उठना चाहिए, मतलब श्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। और किसी पॉइंट पर अगर दूसरा वेव गिर रहा है तो ये भी गिरना चाहिए। बस समझ में आया? हाँ, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही बात हो जाएगा कि दोनों ठीक है ना, वेव किस फेज में हो बताओ, सेम फेज में होने चाहिए, मतलब समान कला में होने चाहिए। बात समझ आ रहा? और इसमें क्या होना चाहिए बताओ, दोनों वेव अपोजिट फेज में होंगे। बात समझ में आ रहा? अपोजिट फेज में होंगे। बात समझ में आ रहा? यानी कि इसमें क्या होगा, किसी पॉइंट पर दोनों वेव किसी पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में उठने के लिए सपोर्ट करेंगे। यानी अगर पहला वाला वेव पार्टिकल P को SHM के दौरान ऊपर उठा रहा होगा किसी टाइम पर, तो उसी टाइम पे दूसरा वाला वेव भी उसको क्या कर रहा होगा, ऊपर उठा रहा होगा। बात समझ में आया? सेम फेज का मतलब ये हुआ। और अगर पहला वाला वेव पार्टिकल P को किसी टाइम पे नीचे दबा रहा होगा, यानी कि नीचे डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो दूसरा वाला भी नीचे ही डिस्प्लेस करेगा। तो ऐसी जो होती है बेटा, इसका मतलब ये दोनों क्या बताओ, सेम फेज में है। लेकिन यहां अपोजिट, उसका अपोजिट सोचो कि पहला वाला वेव अगर पार्टिकल P को ऊपर उठा रहा होगा तो उसी टाइम पे दूसरा वाला आके उसको नीचे दबा रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो वो वेव है, वो दोनों वेव कैसे होंगे बताओ, अपोजिट फेज में होंगे। एक ऊपर उठा रहा है और एक नीचे उठा रहा है। बात समझ में आया? तो ये तीन अंतर अभी तक मैंने बताया, अभी आगे और भी है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है, और इसका इंटेंसिटी मिनिमम। दूसरा पॉइंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसमें एम्पलीट्यूड मिनिमम। यहां दोनों वेव सेम फेज में होने चाहिए किसी पॉइंट पर और किसी सेम टाइम पर, और यहां दोनों वेव किसी पॉइंट पर और किसी सेम टाइम पे कैसे होने चाहिए बताओ, अपोजिट फेज में होने चाहिए। तो इतनी बात नोट करो। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस क्या बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की, और
ठीक है ना, मैक्सिमम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड की। बात समझ में आ रहा है? तो जल्दी से आप लोग नोट करो खटाक से, चलो। तो बेटा क्या करूं मैं, इसको इरेज कर दूं? ठीक है, देखो ठीक है बेटा। अब चलो भैया, अब बताओ, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की गणना करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की गणना करते हैं, तो उसको चाहो तो आप 0.4 लिख लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो 0.4 में बताओ मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होगा, ध्यान देना, ठीक है, मार्कर। हाँ देखो बच्चों, अब बताओ, सबसे पहले आप हमें बताइए कि एम्पलीट्यूड का फार्मूला आप क्या जानते हो। एम्पलीट्यूड का फार्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, मैं आपको बता दिया हूं कि A बराबर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अरे बोलो मेरे भाई, ठीक है ना, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, अच्छा अब बताइए कॉस, बताओ ये अगर A को मैक्सिमम होना है, यानी एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होना है, तो इसमें cos फाई का मान कितना होना चाहिए, cos फाई का मान 1 होना चाहिए। देखो बेटा, cos फाई का जो मान होता है ना, जो cos फाई होता है, चाहे वो cos फाई हो चाहे वो sin फाई हो, मतलब यहां थीटा भी ले सकते हो, इस बेटा 1 से छोटा होता है और 1 से क्या होता है बताओ, बड़ा होता है। यानी cos फाई का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होता है, सॉरी, ठीक है ना, सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से बच्चों, अगर मान लो मुझे ये मैक्सिमम चाहिए तो cos फाई का सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये जो cos फाई है, cos फाई वो क्या होना चाहिए, मैक्स। और वो मैक्स कब होगा, जब cos फाई का मान कितना होगा बताओ, 1। cos फाई का मान क्या होगा बताओ, 1 होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा cos फाई का मान 1 होगा, तो बताओ cos फाई किस किस वैल्यू पे 1 मान देता है, ये आओ देखते हैं, किस किस वैल्यू पे cos फाई का मान 1 होता है। थोड़ा जगह की बेटा कमी पड़ जा रही है, थोड़ा सा मतलब और भी नीचे तक लिखना है, लेकिन चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अब देखो बेटा, ध्यान देना, अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं तो cos का बेटा ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये बेटा cos का ग्राफ है। ठीक है, एक मिनट, ये आपका cos का ग्राफ है। यहां अगर मैं x एक्सिस बना दूं, यहां डॉट 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 करके अभी आगे चलता रहेगा, ऐसे पीछे भी चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। बेटा ये मैथ में चैप्टर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें बताया जाता है। खैर ये सब बात ठीक है ना, मुझे डायरेक्ट बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप समझ लो। तो ये आपका बेटा यहां होता है वैल्यू 1, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू होता है, ये सिधाई पे जो वैल्यू होता है, ये होता है -1। और बताओ यहां क्या होगा, बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताओ, 1। अब देखो बेटा, यहां इस जगह होता है π/2, इस जगह होगा पाई, यहां होगा 0। ठीक है, ध्यान देना, π/2, यहां पाई, यहां फिर उसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3π/2, 3π/2, और यहां पे हो जाएगा आपका 2π। क्या दिख रहा है वीडियो में, एक मिनट, हाँ सही है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज देखो, ध्यान दो, एक चीज आप देखिए बेटा, 0 पे cos का मान क्या बताओ, 1 है, और फिर देखो 1 कहां पे है बताओ, 2π पे। 0 के बाद क्या आ गया, 2π। इसी प्रकार से फिर किस पे होगा, 4π पे, क्योंकि देखो 0 से कितना बड़ा, 2 तक, तो फिर 2 से उतना डिस्टेंस और बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 के बाद 6। यानी कि जहां पे पाई का, ठीक है ना, इवन कॉफिशिएंट ले रहे हैं हम, मतलब इवन गुणांक ले रहे हैं, ठीक है,
वहां पे बेटा हम देख रहे हैं कि जो cos फाई का मान है वो 1 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मैं मिटा रहा हूं इसको, ग्राफ बस समझाने के लिए उसे बताया कि बताओ फाई बराबर क्या क्या हो जाएगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है, 0 हो गया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम करके लेंगे। या बोलो तो फाई इज इक्वल टू 2n पाई। ये बेटा ये जनरल फॉर्म में मैं लिख दिया, जनरल फॉर्म में। एक होता है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 2n पाई। अब देखो बेटा n के स्थान पे अगर आप 0 रखोगे तो बताओ जैसे 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा। फिर n के स्थान पे क्या रख दो, 1, तो 1 रखोगे तो n के स्थान पे 1 रखोगे तो 2 और पाई तो हो जाएगा 2 पाई। फिर n के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 पाई। फिर 3 रखोगे 3 2 जा 6 पाई। तो n बराबर 0 1 2 3, यानी कि n को आपको कहां से कहां तक रखना बताओ, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आपको n की वैल्यू ये रखना है। बात समझ में आ रहा है? तो आप जल्दी से इसको नोट करिए क्योंकि जगह कम है। फिर मैं ये बताऊं कि जैसे आप यहां पे 1 रखोगे तो क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो फाई बराबर जब 2n पाई लेंगे, यहां n को 0 1 2 3 ये सब लेंगे। तो अब जैसे ही आप फाई 2n पाई लोगे तो बताओ cos फाई का मान क्या आएगा, 1, और 1 बताओ cos का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां जब 1 पुट करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो आएगा वो एम्पलीट्यूड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि आप यहां मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? तो चलो भैया अगर आप यहां पे 1 पुट कर दोगे तो सोचो क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई तो हो गया 1। तो बताओ बेटा ये आपका कौन सा फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सुने होंगे, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो a1 प्लस a2 का जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, खत्म। तो मेरा a मैक्स कितना हो जाएगा बताओ, a मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2। क्या बात आपको समझ में आया, बोलो बच्चों? तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। a मैक्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ये आ गया हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है। आइए अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ओके चलिए अब बात करते हैं, ठीक है ना बेटा, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आइए गणना करते हैं, ठीक है, 4th पॉइंट की। यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहां क्या लिखोगे बताओ, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है बेटा, मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब बताओ फार्मूला, सूत्र तो यही होगा, बताओ सूत्र से, बताओ यहां क्या लिखोगे, सूत्र a इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई से। बोलो मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, cos फाई का मान क्या लेना है हमको, सबसे मिनिमम लेना है। बताओ cos फाई का सबसे मिनिमम मान क्या है, -1। चलो भैया इसका मतलब cos फाई हमें लेना है क्या, बताओ cos फाई हमको -1 लेना है, यानी मिनिमम लेना है, ठीक है। चलिए cos फाई हमको लेना है मिनिमम। अब cos फाई मिनिमम कब होगा, जब cos फाई का मान होगा -1। तो बेटा देखो cos फाई का मान -1 देखो कहां कहां होगा। तो बेटा देखो अगर आप पाई का, जैसे वहां पे याद करो पाई का आपने कौन सा गुणांक लिया था बताओ, इवन। देखो 2 4 6, यानी पाई में 2 का मल्टीप्लाई किए थे, पाई में 4 का मल्टीप्लाई किए थे। वैसे आप पाई में ऑड, जो ऑड संख्या है उनका मल्टीप्लाई करो। जैसे पाई बराबर सबसे पहले 5 बराबर पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई, फिर आपका 7 पाई डॉट डॉट डॉट। तो इन सब पे cos का मान -1 प्राप्त होता है, जो कि कुछ देर पहले ग्राफ बताया,
ठीक है। ग्राफ में वो बच्चे जो मैथ्स के हैं वो शायद हो सकता है समझ गए हों, लेकिन जो बच्चे मैथ्स से नहीं है बायो से हैं उनको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, ठीक है ना, ग्राफ में। इसीलिए मैं बताया कि मतलब चलो आप मान लो, ठीक है ना, या आप पता भी कर लेना कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन सब पे कास का मान -1 होता है, ठीक है। अब अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं फाई बराबर, तो यहां पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई है, तो इसको लिख सकता हूं 2n - 1 पाई, 2n - 1 पाई। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ 2n - 1 पाई लिख दिया तो वेयर, जहां बेटा देखो ये क्या है, देखो ये जो लिखा है ना, ये जो मैं ब्रैकेट में लिखा है ये वही बात लिखा जो ऊपर लिखा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, लेकिन ये बेटा सीरीज बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है, इसको बोलते हैं जनरल वैल्यू। ये जनरल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। यहां पे आप बस n की वैल्यू पुट करते रहो, लेकिन n की वैल्यू कहां से पुट करोगे इस बार, n = आपको रखना 1 2 3 ... चाहे तो आप पुट करके देखो, लो 1 उठाओ तो यहां n की जगह 1 रखो, तो 2 1 जा 2, 2 में से बेटा 1 गया तो क्या आएगा 1, तो हो गया 1 पाई। अब इसी प्रकार से n की वैल्यू 2 उठाओ, तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, देखो 3 पाई, तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब सोचो कि अगर आप cos फाई की जगह यहां -1 पुट कर दोगे, यहां मिनिमम वैल्यू, तो सॉल्व करने के बाद जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अच्छा, तो cos फाई की जगह अगर आप -1 पुट करोगे बच्चों, तो ये -1 आगे आएगा, तो देखो इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो क्या क्या बन जाएगा, देखो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो जैसे यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, वैसे यहां क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर की वजह से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बताओ क्या आ जाएगा, आ जाएगा सर a = जो कि सर ये मिनिमम वैल्यू है, सॉल्व करने के बाद a मिनिमम = a1 - a2। हाँ, आप चाहो तो यहां मॉड भी लगा दो, क्योंकि पता नहीं a1 बड़ा है कि a2 बड़ा है, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला आप घटाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो जल्दी से आप इसको बेटा नोट कर लीजिए, a1 - a2। आपको बात समझ में आया होगा। यहां a1 - a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, -1 पुट करने से cos फाई का मान, उसके बाद उस स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीजें आ गया। तो ऐसे जैसे मैक्सिमम निकला वैसे मिनिमम निकला। अब हम लोग इंटेंसिटी की गणना कर लेंगे, कोई दिक्कत बेटा? तो जल्दी से नोट करो, चलो इसको नोट करिए। कोई दिक्कत बेटा? चलो ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम लोग चौथा एम्पलीट्यूड की गणना कर लिए, आइए अब इंटेंसिटी की भी गणना करें। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें तो नहीं, ठीक है ना, डिलीट कर रहा हूं, लेकिन बस यहाँ 5वां पॉइंट दे दिया, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम। यहाँ एम्पलीट्यूड था ना बच्चों, तो यहाँ क्या लिख दूंगा बताओ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी थोड़ा ध्यान देना, उसी में बस थोड़ा थोड़ा बदलाव कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाए थे, तो किसकी फॉर्मूला आप लगाओगे, इंटेंसिटी की। तो बताइए आई बराबर, अभी आज ही बताया ये फार्मूला, सॉरी आज नहीं बताया बेटा, एक मिनट डस्टर गिर गया था, आज नहीं बताया, मैं ये फार्मूला कल बताया था, ठीक है। तो आई बराबर याद करिए, आई बराबर क्या आया था बताओ, I1 + I2, ठीक है, +2 √I1 × √I2 cos फाई। याद करिए, कल के लेक्चर में ये फार्मूला मैं आपको बताया था, ठीक है। अब बताओ, फिर cos फाई आया, cos फाई का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। फाई के किस किस एंगल पे, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, ठीक है ना, 6 पाई पे, यानी कि जब पाई का हम इवन मल्टीपल लेंगे, बोलो, यानी कि फाई बराबर 2n पाई। तो अब जब बेटा यहां पे आप cos फाई का मान 1 रख दोगे, 1, तो क्या बचेगा बताओ, I1 + I2 + 2 √I1 I2। बोलिए, अब देखो बेटा इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, एक मिनट देखो, थोड़ा समझने का आप प्रयास करिएगा, ठीक है। एक काम कर रहा हूं, मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान देना। ये बेटा I1 आ जाएगा, देखो I बराबर क्या आ जाएगा, तो I1 +
I2 प्लस 2√I1 और चूंकि cos फाई का मान क्या हो गया बताओ, cos फाई का मान हो गया 1। देखो बेटा इस I1 को लिख सकता हूं, देखो स्क्वायर करके रूट, या बोलूं तो ऐसे देखो, रूट करके पहले रूट करूं फिर स्क्वायर। अब देखो यार स्क्वायर क्या करेगा, रूट को हटा देगा। इसी प्रकार से I2 को पहले रूट लगाया फिर स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत है? तो अब देखो रूट I1 को पढ़ो A और रूट I2 को पढ़ो B। तो अब पढ़ो भैया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन गया बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब ये हो गया I मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, a के जगह बताओ, a के जगह क्या हो जाएगा, a के जगह हो जाएगा √I1 प्लस, और b के जगह क्या हो जाएगा बताओ, √I2 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा मेरा निकल गया क्या बताओ, I मैक्स। ये फार्मूला बेटा आपको याद रखना है, ये फार्मूले पर क्वेश्चंस आएगा, ठीक है? अगला लेक्चर क्वेश्चन का ही होने वाला है। तो बताओ √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये मेरा निकल गया I मैक्स, ठीक है? आओ जैसे आप पांचवा पॉइंट, ठीक है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी की गणना किए हो, यहां पांचवा पॉइंट मिनिमम इंटेंसिटी की गणना करेंगे। तो यहां बताओ क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के स्थान पे इंटेंसिटी, ओके। फार्मूला किसका लगाओगे, एम्पलीट्यूड का कि इंटेंसिटी का? सर फार्मूला लगाएंगे हम इंटेंसिटी का। चलो भैया इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस 2I1I2 cos फाई। गलत है बच्चों, यहाँ पे रूट के अंदर लिख दो, दोनों चाहे अलग अलग रूट के अंदर लिखो या एक साथ लिख दो, बात एक ही है। अब बताओ cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। किस पर होता है, पाई पर, 3 पाई पे, 5 पाई पे। तो बच्चों इन दिस केस जब हम यहां -1 पुट करेंगे तो इसी प्रकार से जैसे यहां पे √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर आया है, हो जाएगा -2 √I1I2, यानी कि I मिनिमम इज इक्वल टू √I1 माइनस √I2, ये हो जाएगा हमारा। लेकिन बच्चों यहाँ सॉरी मैं स्क्वायर लिखना भूल गया, स्क्वायर जैसे यहाँ आपका √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर था, वैसे यहाँ हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा 4th नहीं बल्कि 5th पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट और है बच्चों, पाथ डिफरेंस। जैसे हम लोग 5 पॉइंट तक निकाल लिए कि इंटेंसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस देखेंगे, फिर ये लेक्चर यहाँ खत्म हो जाएगा। तो प्लीज आप एक पॉइंट और देख के ही जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि बेटा पढ़ना तो जरूरी ही है। कोई दिक्कत बेटा? तो जल्दी से आप इसको नोट करो। चलो ठीक है बच्चों, इरेज कर दूं? ठीक है, देखो बेटा आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो लास्ट पॉइंट, तो काफी अंतर देख लिए, 5 अंतर हम लोग देख लिए, ठीक है ना। इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, कब मैक्सिमम कब मिनिमम, उनकी कैलकुलेशन भी कर लिए इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का। ये भी बताया कि जब सेम फेज में मिलेंगे तो कॉन्स्ट्रक्टिव, अपोजिट फेज में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव। आइए अब बात करते हैं फेज डिफरेंस का। किसका बात करते हैं बताओ? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यानी कि फाई, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है और इसमें भी फेज की डिफरेंस की बात करेंगे। फेज डिफरेंस, ठीक है बच्चों, यानी कि फाई। ठीक है बेटा, देखो फेज डिफरेंस की बात करेंगे। बेटा मैं पहले या दूसरे लेक्चर में, मुझे मतलब पूरी तरीके से याद नहीं है कौन से लेक्चर में, मैं आपको बताया था फेज डिफरेंस के बारे में, शायद फर्स्ट लेक्चर में ही था, ठीक है बेटा। याद करो फेज डिफरेंस हमारा फाई बराबर आया था k इंटू डेल्टा एक्स। याद करिए सूत्र से, यानी कौन सा सूत्र से हम गणना करने जा रहे हैं, कौन से सूत्र से हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। फाई बराबर k इंटू डेल्टा एक्स। फाई है फेज डिफरेंस,
के है हमारा संचरण नियतांक प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और डेल्टा एक्स है हमारा पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर। याद करिए मैं बताया था। अच्छा मेरे भाई, एक मिनट बच्चों, ठीक है ना, मैं फेज डिफरेंस नहीं बल्कि पाथ डिफरेंस निकालने वाला हूं, मुझे माफ करिएगा। पाथ, ठीक है ना, डिफरेंस, और यहां मैं पाथ डिफरेंस निकालने वाला हूं, यानी यहां डेल्टा एक्स निकालने वाला, दोनों केसों में डेल्टा एक्स, ठीक है, सॉरी ठीक है। तो फाइव इक्वल टू के डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब बताओ बेटा, कंस्ट्रक्टिव में अभी आप फाई क्या देखे थे? फाई देखे थे 2n पाई। अरे भाई देखे थे यार, फाई बराबर क्या देखे थे बताओ? 2n पाई, ठीक है। तो इसका मतलब इन दिस केस, ठीक है, फाई बराबर 2n पाई, ओके, पाई बराबर 2n पाई, और n बराबर बताओ वेयर, जहां आप n बराबर 0 1 2 डॉट 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 लिए थे, 0 1 2, 0 से चलाए थे कहानी, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब भैया क्या करते हैं कि हम लोग इसी फाई को यहां पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2n पाई बराबर, यहां के है बेटा, के संचरण नियतांक बताया था, ठीक है ना, क्या बताया था बताओ आपको? 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब लेमडा को अगर बेटा मैं इधर भेज दूं, बोलो, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, ठीक है, एन लेमडा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब डेल्टा एक्स क्या है बताओ? पाथ डिफरेंस है, यानी कि पथांतर है, एन लेमडा, और एन का मान कहां से रखना बताओ? 0 1 2 3। तो बताओ एन की जगह जब 0 रखोगे 0, तो बताओ पहला वाला क्या आएगा बताओ? एन की जगह जब 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। फिर आप एन की जगह क्या रखोगे? 1, तो हो जाएगा 1 लेमडा, यानी कि लेमडा, फिर 2 लेमडा, फिर 3 लेमडा, डॉट डॉट डॉट, यानी कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जहां पथांतर 0 होगा, फिर जहां पथांतर लेमडा होगा, जहां पथांतर 2 लेमडा होगा, जहां पथांतर 3 लेमडा होगा, जहां जहां दोनों वेव का पथांतर इस टाइप का होगा, वहां वहां कैसा इंटरफेरेंस होगा बताओ? कॉन्स्ट्रक्टिव, यानी कि समपोषी, यानी कि वहां का जो इंटेंसिटी होगा क्या होगा? बहुत ब्राइट, सबसे अधिकतम ब्राइट होगा। बात समझ में आया? इसी प्रकार से आइए पाथ डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं। तो बेटा अगर एक आप समझ गए हो तो दूसरा आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, देखो सूत्र यही लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स से, ये फार्मूला मैं पहले बता चुका हूं, यह है आपका फेज डिफरेंस, यह है आपका संचरण नियतांक, यह है आपका पाथ डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब बताइए इन दिस केस, इस केस में हम जानते हैं फाई 2n माइनस 1 पाई लेते हैं हम, मैं बताया, आज ही बताया, ठीक है। जहां वेयर, जहां बताओ n बराबर 0 से नहीं बेटा, 0 से नहीं लिया था, कहां से लिया था बताओ? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4। देखो यहां पे 1 रखो तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, पाई आया। देखो उस बार पाई आया था अभी जस्ट इरेज करने के पहले, फिर क्या आया था? 3 पाई, फिर क्या आया था? 5 पाई, ठीक है, ये चीज है। अच्छा हाँ, आप चाहो तो 2n माइनस 1 ना लिखे 2n प्लस 1 लिख दो। अगर यहां 2n प्लस 1 लिख दोगे, 2n प्लस 1, तब भी वो ऑड को बता रहा है, लेकिन आपको तब n 1 से नहीं बल्कि कहां से लेना पड़ेगा? 0 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? अब बताइए फाई के जगह आप क्या रखोगे बताओ? फाई के जगह 2n माइनस 1 पाई। अच्छा मेरे भाई, ये मैंने फाई के स्थान पे लिख दिया, बराबर के जगह पाई, ठीक है ना, के जगह क्या होता है बताओ? 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। अच्छा के जगह इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई तो बेटा क्या हो गया बताओ? कैंसल हो गया। पाई से पाई क्या हो गया बताइए? कैंसल हो गया। अब बताइए अगर इस चीज को मैं इधर भेजूं, ठीक है,
तो आपका डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ से 2 तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2n-1/2, ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा, ध्यान देना, एक मिनट, हाँ, लेमडा। अब बेटा 2 को अगर इसके साथ लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2n-1 लेमडा/2। तो ये मेरा पाथ डिफरेंस किसका आ जाएगा बताओ, किस केस में, डिस्ट्रैक्टिव केस में। देखो 2n-1 लेमडा/2, ठीक है। अब यहाँ यानी कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखोगे, 1 2 3 4 ये सब रखोगे। तो ऐसे रखने पे जो आपका पाथ डिफरेंस मिलेगा वो हमारा डिस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या बेटा आपको बात समझ में आया, मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में 6 पॉइंट्स बताया, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स को आप बेटा अपने नोट्स में लिखिए, और शायद लिखे भी होंगे, और उसको बेटा रिवीजन करते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा।